हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ मुंबई से गेस्ट रहने वाली है, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप आइए, बहुत स्वागत। बहुत टाइम बाद आज लेट जुड़ रही हूँ क्योंकि 6:30 बजेगा। द्रुप्ति हमारे साथ जुड़ गई, लेकिन हाय द्रुप्ति, आवाज आ रही है? जी मैम, पूरा है। आ रही है? हाँ, बिल्कुल। ओके, चलिए फटाफट आप पहले ये बताइए, अब तृप्ति आजकल क्या कुछ कर रही है, क्योंकि ये भी एक पत्रकार है और बहुत अच्छा वर्क करती है, हार्ड वर्किंग लड़की है। लेकिन आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र की हालत कैसे है? देखिए, जिस तरह से वायरस ने पूरी दुनिया में पैर पसारा है और जिस वजह से वो पूरे देश में जो है, पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। और यही वजह है कि आए दिन हम खबरों को, चाहे वो टेलीविजन हो, इसके जरिए से एक तरीके से कोरोना मामले में जो है हर एक खबर आती दिख रही है, या फिर वो संख्या बढ़ने को लेकर हो या फिर घटने को लेकर हो। और अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में फिलहाल कोरोना वायरस जो है वो थोड़े उसके दरों में कटौती हो रही है। और ये एक राहत भरी खबर है और लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है। लेकिन वहीं पे देखा जाए तो लोग कोरोना जैसे महामारी से उभरे नहीं थे कि तुरंत ही ब्लैक फंगस नाम का जो महामारी है वो लोगों के ऊपर हमला कर दिया। अब इसी वजह से जो है महाराष्ट्र में 90 लोग जो है तकरीबन इस ब्लैक फंगस की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और राजेश टोपे नंबर आता या फिर 3 लाख और राजनीति कम हो रहे, लेकिन जो है इसको लेकर हाई अलर्ट भी जारी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो ब्लैक महामारी हमारे महाराष्ट्र में हो गई है, जल्द से जल्द इसके लिए वैक्सीन आनी चाहिए और चल रही है। पहली लहर इस लहर में पूरा मतलब फैलाए और सेकेंड, लेकिन अब सवाल ये उठता है, अब सेकेंड फेज आने वाली है, उसमें भी क्या इस तरह की नौबत आएगी कि मजदूर को जो है मजबूरन पलायन करने पे वो मजबूर हो जाएंगे, या फिर देखिए अब देखने वाली बात है कि हमारे देश में जो है कई और देखते हैं कि क्या हालात जो है काबू होती है कि मजदूर पलायन करते रहेंगे और लोगों की दर में जो है इससे नहीं होगी बस। हाँ, बिल्कुल। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? थोड़ा नेटवर्क दिक्कत कर रहा है, मुझे लगता है आपका है, आई डोंट नो, मेरा है। मुझे देखना होगा कि मेरा तो नहीं कर रहा है। नहीं, मेरा बिल्कुल नेटवर्क। अच्छा, दूसरी एक बात बताएं कि अगर पत्रकारिता की हम यहाँ पर बात करें, बहुत सारे लोग होते हैं जो पत्रकार बनना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं, रिपोर्टर बनना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है, पत्रकारिता में आप क्यों आई हैं? आपको पत्रकारिता क्यों करनी है? दीदी देखिए, मुझे पत्रकारिता इसके लिए करना है क्योंकि मेरी बचपन से एक चाहत रही है। अगर किसी पॉइंट को मैं पकड़ती हूँ तो उस पॉइंट के तह तक जाऊं, उसकी गहराई तक जाऊं और उसे जानने की कोशिश करूं। और दूसरी बात यह है कि पब्लिक में बोलना, लोगों की बात सुनना और उनको ऑब्जर्वेशन करना उनकी बातों को, और उसके बाद रिस्पॉन्स करना। वैसे तो पत्रकारिता में हम अपनी ओपिनियन तो रख नहीं सकते, तो लोगों की बातों की, उनकी मंशा क्या है, किस टॉपिक पे है, वो जानना, किसी टॉपिक के तह तक जाना, ये अच्छा लगता है। और इसकी वजह से ये है कि अरे आज मैं वाह, क्या! क्या है। आज तो मुझे भी आपसे सीखने को मिल रहा है कि हम लोग जिसे कहते हैं कि और पत्रकार राधिका, बनना है। और मुझे आप बहुत प्रेरित होती हूँ। हमसे। जी। अच्छा। और आज तो मतलब लकी हूँ कि मतलब ऐसे इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आई हूँ, एक फ्रेम में आई, मतलब बहुत खुशी मिली मुझे आज। अरे वाह, क्या बात है! अच्छा तृप्ति, एक सवाल और आपसे करेंगे, क्योंकि जब आपने कहा कि मुझे पत्रकारिता इसलिए करनी है क्योंकि मुझे लोगों की बात सुननी है, एक ये वो एक जरिया है। आजकल लोगों को, मुझे लगता है कि पत्रकार या मीडिया में जर्नलिस्ट बनना और लोगों की कई ऐसी बातें हैं जिनको सुनना, उनको उठाना और लोगों तक पहुंचाना, या कि सरकार तक पहुंचाना, वो बहुत बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं। आपने कहा कि किसी मुद्दे पर मुझे बात करना और उसको तय तक जाना, तो ध्रुति बहुत कठिन है। आपको पता होगा ना कि पत्रकारिता में कदम रखना, उसके बाद में हर दिन आपके लिए एक एग्जाम हो जाता है। तो
बहुत सारी लड़कियां जो सवाल पूछती हैं, आप उनको क्या कहेंगे? मुझे रोज यहाँ पर आता है कि मैम मुझे पत्रकार बनना है, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप उनको क्या कहेंगे, मुझे क्या करना चाहिए? आज आप ही से देखिए जानेंगे ना हम। जी, मैं उनको तो पहले ये बोलूंगी कि अपनी दिल की बात सुने, उनका दिल क्या कहता है और वो मीडिया को किस नजरिए से देखती है। वैसे तो मैं इनको यही बोलूंगी, मीडिया को किस नजरिए से देखते हैं, हर एक पॉइंट पे, हर एक मुद्दे पे उनकी क्या सोच होती है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो क्राइम हो, चाहे जिस भी टॉपिक पे हो, उनकी पर्सनल ओपिनियन क्या होती है। फिर लोगों का मतलब जो है, लोगों की बात सुनने के बाद उनका ऑब्जर्वेशन क्या होता है। और सबसे पहले मैं यही कहूंगी, अपने दिल की बात सुने, क्योंकि हर एक फील्ड में अपना अपना नजरिया होता है, एक देखने का, सोचने का नजरिया होता है। और बाकी चीजों, हर एक काम करने का नजरिया अलग होता है, तो उसमें अपने नजरिया काम करता है। ये है कि हम इस फील्ड में रह के जिस हाँ, कुछ लोगों के सवाल कि महाराष्ट्र में बारिश का क्या कुछ है, मौसम कैसा है, द्रुप्ति हमें बता दीजिए, बताइए। जी जी, देखिए बात का यही है कि भी हालांकि कुछ दिन के बाद जो तौकते तूफान की बात की गई थी, हालांकि यहाँ पे भी झटका महसूस किया गया था। यहाँ पे हमारे यहाँ पे मरीन ड्राइव है, जो बहुत बड़ी मतलब बहुत फैला एक समुद्र जैसा है। वहां पे बहुत तेज हवा चली थी और लहर जैसा भी आई थी। हालांकि वहां पे जो है मछुआरों को और बाकी लोगों को वहां से जाने से मनाही की गई थी, और बाकी लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया था। लेकिन अब जो खबर आई है वो एक नई तूफान को लेकर, जिसका नाम है यास, और वो अभी बिहार में देखा गया है। बिहार में आने की वजह से 2 मंजिला भी गिरा है। तो उसी को जो लेकर है, हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में भी लोगों को सलाह दिया गया है कि घर से ना निकले, समुद्र के आसपास ना जाए, और मतलब जितना हो सके सिर्फ, और जब काम हो तभी निकले, और जरूरत से ज्यादा घर से ना निकले। और अभी बारिश की बात की जाए तो अभी हमारे महाराष्ट्र में उतनी धूप नहीं निकल रही है। बीच में धूप निकल रही है, मतलब धूप छाव का खेल, तमाशा भगवान खेले जा रहे हैं हम लोग के साथ। तो बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन ठीक है, मौसम मिला जुला के ठीक है। लेकिन वैसे तो अभी मई का महीना है और इसमें तो गर्मी होना चाहिए, लेकिन बोलते ना, बिन मौसम बरसात, भगवान की लीला है, कभी भी कुछ भी हो सकती है। तो बस अभी यही चलिए। महाराष्ट्र में ये चल रही है। और कोरोना को लेकर अभी खुशखबरी ये है कि अभी जो है केसेस कम हो रहे हैं, लोगों के लिए राहत भरी खबर है। लेकिन वहीं पे ब्लैक फंगस की बात की जाए तो कोरोना से लोग पीछा छूट नहीं पाए थे, कि अभी उनके ऊपर जो है ब्लैक फंगस ने हमला कर दिया, और इस वजह से महाराष्ट्र में जो है 90 लोगों की मृत्यु हो गई है। और अभी तीसरी लहर में, जो अभी कोरोना वायरस तीसरी लहर जो आने वाली है। कितने कितने लोगों जी, की मौत हुई है महाराष्ट्र में? आपने 90 महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में। 90 लोगों की? जी जी तो क्या सरकार ने गाइडलाइन जारी की है इसको लेकर? जी, देखिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है कि ये जो मई का आखिरी दिन, ये मई की आखिरी स्थिति तक उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बताई है, और उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेगी कि आने वाले समय में ट्रेन खुलेगी, या फिर जो अभी मतलब शॉप वगैरह है जो सिर्फ अभी 4 घंटे खोलने की बात कही गई है, आने वाले समय में परिस्थिति को देखते हुए जो है सरकार डिसीजन आगे लेगी। और सरकार का ये भी कहना है, अगर आने वाले समय में अगर ट्रेन खोल देती है तो ट्रेन में बहुत भीड़ बढ़ जाएगी। हालांकि अभी ट्रेन सिर्फ बीएनसी और जो मतलब जो गवर्नमेंट स्टाफ है उनके लिए खुली है। अगर सबके लिए खोल देती है तो यही एक वजह रहेगा कि कोरोना वायरस पहले की जैसे और बढ़ जाएगा खतरनाक तरीके से, और गवर्नमेंट के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ट्रेन में भीड़ होने की वजह से वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो सरकार का डिसीजन अभी यही है, आने वाले समय में शायद कुछ गाइडलाइंस के साथ ही कुछ सरकार लोगों को राहत भरी खबर दे। जैसे कि अभी सिर्फ 4 घंटे के लिए शॉप वगैरह खुली रहती है, तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि ये दुकान का टाइम जो है और बढ़ा दिया जाए। वैसे जो अभी छोटे छोटे वर्कर्स है, जो शॉप वर्कर्स है, उनका डिमांड है, उन्होंने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है कि ये टाइम और बढ़ाया जाए, न सिर्फ 4 घंटा बल्कि 8 घंटा उनको दिया जाए, ताकि मतलब उनका घर चल सके। क्योंकि जिनका यहाँ पे एक दिन की कमाई पे घर चलता है, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और यही वजह है कि आज लोग जो है पलायन करने पे मजबूर हो चुके हैं। और पहले लहर में यही देखी गई थी, सेकेंड लहर में भी यही देखने को मिल रही है। और अब सवाल उठता है तीसरी लहर में, आखिर तीसरी लहर में भी क्या यहाँ के जो वर्कर्स है, क्या वो छोड़ के पलायन करेंगे, या फिर यहाँ पे उनके लिए गवर्नमेंट सरकार कुछ व्यवस्था करेगी। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि आने वाले समय में इस मई और जून के मंथ में उनको फ्री में अनाज दिया जाएगा। अच्छा, क्या बात है द्वितीय, हमने तो पूरे महाराष्ट्र की जानकारी हमारे सामने रख दी, हमारे दर्शकों के सामने रखी है। चाहे वो ब्लैक फंगस की बात करें, सरकार की योजनाओं की बात करें, गाइडलाइन क्या कुछ है, उसके अलावा कोरोना पर पूरी डिटेल्स आपने रखी। लेकिन फिलहाल बहुत जरूरी है कि हर कोई ध्यान रखे, कोशिश करें जितना हो सके घर के अंदर रहें। और बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप भी दिल्ली आए, और जैसे जी कोरोना खत्म हो तो मोर्चा संभाले, लोगों के बीच अपनी बात रखें। चलिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
देखिए, एक और बात कहना चाहूंगी। जिस तरह से अभी थर्ड जी लहर की बात की जा रही है और थर्ड लहर में कहा जा रहा है कि इसका असर बच्चे के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो इसके लिए सरकार ने पहले से ही बच्चों के लिए एक अलग सेंटर भी मुंबई में तैयार कर रही है। और बेड्स की बात की जाए तो अभी बेड्स की भी इंतजाम की जा रही है। और इसके लिए बच्चों को बचाव के लिए, बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए सरकार ने, यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने ये स्पेशल टास्क का इंतजाम किया है, जिसमें स्पेशलिस्ट, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट 14 लोग उसमें शामिल है। और ये सारे मिलके जो है बच्चों वो जो ब्लैक फंगस या फिर कोरोना वायरस का जो उनके ऊपर असर होगा, जल्द से जल्द उनको बचाने की कोशिश की जाएगी। तो मतलब देखा जाए तो 100 बात की एक बात यही है कि अब तीसरी लहर में जो बच्चों के ऊपर असर होने वाला है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको लेकर भी फुल तैयारी में है। कहीं ना कहीं बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश में लगी है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि थर्ड लहर में बच्चों के ऊपर उसका कितना असर होता है, या फिर गवर्नमेंट बच्चों को कितना बचा सकती है। ये सबसे बड़ा सवाल है।